तो कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो ट्रुथ की सीरीज का पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में हम अमेरिका और बैंकर्स के बीच में हुई कुछ और ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे और हिटलर इतना शक्तिशाली कैसे बना इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बिल्कुल ही उसकी बुरी कंडीशन हो चुकी थी और उसके बाद उसने कैसे स्टैंड अप किया हिटलर के ज़रिए, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसी के साथ शुरू करते हैं। Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. The first two, and so far only two, nuclear attacks in history. It was the Second World War. In this, the first of a two. इस बार अमेरिका में फिर से केंद्रीय बैंक स्थापित करने की साजिश की गई। इसके लिए 1907 में बैंकर्स ने अफवाह फैलाई कि कई बैंक फेल हो गए हैं, तो लोगों ने डर के मारे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया बैंकों से। तो सच में कई बैंक फेल हो गए। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बैंकर्स ने फेडरल रिजर्व एक्ट पास करवाया वुडरो विल्सन के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर वुडरो विल्सन को चुनाव के लिए पैसों की जरूरत थी। तो इसका फायदा उठाते हुए बैंकर्स ने ये एक्ट उनसे पास करवा लिया। पर जब बाद में वुडरो विल्सन को पछतावा होता कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो ये लिखता है कि हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट के प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केंद्रित है, इसलिए देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियां कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हैं। हम लोग सब भी दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में एक बन गए हैं। अब सरकार मुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में हो चली है। फेडरल रिजर्व एक्ट आखिर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। असल में फेडरल रिजर्व एक्ट के अंडर 12 सेंट्रल बैंक आते हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं, जो उनकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। मतलब इन द सेंस कि वो कंट्रोल करते हैं पूरे अमेरिका को इनडायरेक्ट वे में, उनके पैसों को कंट्रोल करके। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बैंकर्स अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ और अमेरिका के इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, पर बैंकर्स इस युद्ध में अमेरिका को भी लाना चाहते थे अपना बेहिसाब फायदे के लिए। बिकॉज युद्ध के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहाँ से मिलेगा? बैंकों से। और अमेरिका में बहुत सारे केंद्रीय बैंक अब हो चुके हैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से इंग्लैंड के ही कंट्रोल में है। और इस युद्ध का पूरा खर्चा जो बताया जाता है वो है $3000 करोड़ उस टाइम पर। तो अमेरिका को इस युद्ध में घसीटने के लिए इंग्लैंड का जो सचिव होता है ग्रे और अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का सलाहकार हाउस, उसके बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। ग्रे कहता है कि अमेरिका क्या करेगा अगर जर्मन लोग उनके जहाज को डुबा दें जिसमें अमेरिका के बहुत सारे पैसेंजर्स हों। तो हाउस कहता है कि अमेरिका में एक बदले की लहर दौड़ जाएगी और ये युद्ध में ले जाने के लिए काफ़ी है। लुसुटेनिया नाम का जहाज था जिस पर 1200 लोग थे और इसे जर्मनी की सीमा की तरफ जानबूझकर भेजा गया ताकि वो उसे डुबो दें और अमेरिका भी इस चीज़ का बहाना लेकर युद्ध में आ जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में फेडरल रिजर्व के द्वारा इंटरेस्ट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, जिससे वहाँ पर महामंदी का दौर आ जाता है। पर इससे पहले अगर मैं बताऊँ आपको तो इंटरेस्ट रेशो बहुत ज़्यादा कम थी और शेयर मार्केट का जोर भी पूरे लोगों पर था। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम पर शेयर मार्केट का। लोगों ने बहुत सारा पैसा अपना शेयर मार्केट में लगा रखा था। कईयों ने तो अपनी ज़मीनें तक बेच के शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया था। तो बाद में क्या होता, बैंकर्स ने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट से वापस निकाल के उसे क्रैश करा दिया, जिससे बहुत बुरा हाल हो गया वहाँ के लोगों का। और रही सही कसर जो इंटरेस्ट रेशो बहुत ज़्यादा बड़ी थी उसने पूरी कर दी। और ऐसा हाल हो गया अमेरिका में कि वहाँ पर भीख मांगकर खाने तक की नौबत नहीं थी। अर्थशास्त्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला और शिकागो के विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक रहे मिल्टन फ्रीडमैन लिखते हैं कि फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929 से 1933 में मनी सप्लाई को 1/3 से कम करके महामंदी मतलब ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य चार्ल्स मैकफेडन लिखते हैं कि महामंदी एक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे जिसे वे हम सभी के ऊपर शासन के रूप में उभर सकें। चार्ल्स मैकफेडन ने बैंकर्स के खिलाफ बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जहर की वजह से ये अमेरिकी संसद में ही मर गया। इसके बाद अमेरिका में एक और राष्ट्रपति आया जो अब्राहम लिंकन के नक्शे कदम पर चलना चाहता था, जिसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। 4 जून 1963 को कैनेडी एक आदेश 11110 पर साइन करता है, जिसकी मदद से उसको देश चलाने के लिए कर्ज मुक्त पैसे बनाने का अधिकार मिल गया। तो उसने फेडरल रिजर्व को इग्नोर करते हुए
4 अरब डॉलर छापे, मतलब करीब आज की डेट पर 60 अरब डॉलर, मतलब करीब 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जिसकी मदद से अमेरिका फिर से समृद्ध होने लगा। कैनेडी फेडरल रिजर्व को भी खत्म करना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। पर उसके 7 दिन पहले उसने जो बयान दिया उसमें उसने कहा कि इस देश में हर आदमी, औरत और बच्चे को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसे मैं अपना पद छोड़ने से पहले उजागर कर दूंगा। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी ही एक ऐसा देश था जो हिटलर की गाइडेंस के अंदर सही मायने में बैंकर्स को चुनौती दे सका। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इससे ही पूरे विश्व युद्ध का खर्चा बढ़ना था, जो कि इसके टोटल एसेट से भी 3 गुना ज़्यादा था। तो इसके बाद इसके जो सभी बैंक से केंद्रीय बैंक, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, मतलब निजीकरण कर दिया जाता है, और बेहिसाब मात्रा में पैसा प्रिंट किया जाता है और उसके बाद उसे भी शॉर्ट सेल के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है, जिससे 1922-23 में इतनी महंगाई बढ़ जाती है जिसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। चीज़ों के दाम सुबह से शाम तक 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाते थे और एक टाइम पर $1 की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैंक थी। और यहाँ पर हालत इतनी बुरी हो गई कि बच्चे नोटों की गड्डियों से अपना घर बनाते थे और जर्मनी को 100 लाख करोड़ तक का नोट इशू करना पड़ा इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। पर इन सभी चीज़ों के पीछे सिर्फ बैंकर्स ही जिम्मेदार थे। रूस के शासक स्टालिन के खिलाफ बैंकर्स ने हिटलर को खड़ा कर दिया कि ये हमारा साथ देगा। इस कहानी के ऊपर किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। पर जो हिटलर था वो बैंकर्स के खिलाफ ही खड़ा हो गया और उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, बिकॉज उसने जो जर्मन बॉन्ड थे वो लोगों पर खर्च करने शुरू कर दिए बजाय इसके कि वो उसको बैंकर्स को दे। इसने जर्मनी के विकास के लिए 100 करोड़ जर्मन बॉन्ड इशू किए, जिन्हें लेबर ट्रेजेटरी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। और जब कर्मचारियों ने लोगों के ऊपर इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, तो 2 साल के अंदर ही देश में बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई, जिससे जर्मनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और महंगाई भी नहीं बढ़ी। जब पूरी दुनिया मंदी झेल रही थी उस टाइम वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुआ जर्मनी विश्व महाशक्ति बनने जा रहा था। तो हिटलर के बारे में कुछ लोग लिखते हैं, जर्मनी ने बिना सोने और बिना किसी लोन के 1935 से 45 के लिए अपनी पूरी सरकार और युद्ध ऑपरेशन का खर्च चलाया। यूरोप से जर्मन शक्ति को निकालने के लिए और यूरोप को वापस बैंकों के नीचे लाने के लिए पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों को एक होना पड़ा। और हिटलर खुद कहता है कि अगर ज़रूरत कभी आंखें खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की खोल दी, तो वे देखेंगे कि इसी ज़रूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी का पूरा उपयोग करना सिखा दिया, जो कि है किसी भी राष्ट्र के कार्य, मतलब मेहनत की पूंजी। सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के सभी विचार एक बढ़िया राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योगों के सामने छोटे साबित होते हैं। अब क्योंकि हिटलर ने अपना पैसा जारी किया जिसकी मदद से वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया, तो उसको रोकने के लिए ही असल में सेकंड वर्ल्ड वॉर कराया गया। असलियत में हिटलर कभी भी युद्ध करना ही नहीं चाहता था, उसे युद्ध में लाया गया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जैसे हमें पता ही है कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी और अपने साथियों को बोल दिया था कि मेरे शरीर को जला दिया जाए ताकि मेरा शरीर किसी को कभी मिले ही ना। तो इसके ऊपर बेडफोर्ड के राजकुमार हास्टिन रसल ने बयान दिया, पूंजीपति अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए युद्ध करवाते हैं। हिटलर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने लगा, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली धन उसके संसाधन और वस्तुएं बनाने की क्षमता है, ना कि जब लोग और वस्तुएं दोनों ही पूरी मात्रा में हों पर पैसे की कमी के कारण राष्ट्रीय हित के काम अधूरे रह जाएं। यह ब्रिटेन और अमेरिका की नज़र में अधर्म था। अगर उसे फैलने दिया जाता तो वह उनकी जड़ें उखाड़ देता। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम भारत के बारे में बात करेंगे और भारत के भी मैं सभी राज खोलूँगा। तो अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।